नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट हम आपको लगातार दे रहे हैं। सामान्य हिंदी का मॉक 1 आपको दे दिया था सेक्शन वाइज 50 प्रश्नों के साथ। ये मॉक 2 है जिसे कि आप यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आइए अभ्यास को एक बार फिर से लगातार आगे शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, इसमें कहा गया कि वे शब्द जिनका कि सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश यानी किसी कारणवश, किसी उद्देश्यवश दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द असल में क्या कहलाते हैं? ये वाचक होते हैं, लाक्षणिक होते हैं, व्यंजक होते हैं, या इसमें से कोई नहीं होते हैं? सही जवाब क्या होना चाहिए? लाक्षणिक। लक्षण के आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोजनवश, लक्षण के आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें कहा जाता है लाक्षणिक। प्रश्न संख्या 2 को देखें। यहाँ पूछा गया नरेंद्र शर्मा जी की इसमें से कौन सी कृति है? कौन सी कृति नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द जो है ये बड़ा खतरनाक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो इनकी कृति यानी इनकी रचना नहीं है वो आपको चुननी है। तो इसमें लिखा हुआ है पलाशवन, प्रवासी के गीत, चांद का मुंह टेढ़ा है और प्रभात फेरी। और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चांद का मुंह टेढ़ा है। ये जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। आप जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक या इसके रचनाकार कौन है? इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास इसमें से कौन सा है? आहुति और दिवाली, चौथे विवाह की पत्नी, मुक्तिपथ और चरणों की दासी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए, मुक्तिपथ, इलाचंद्र जोशी। यहां आपने देखा। प्रश्न संख्या 4, से, द्वारा। से और द्वारा ये क्या है? विभक्तियां हैं। और ये कौन से कारक में इस्तेमाल की जाती है? विभक्ति चिन्ह है ये असल में। और ये कौन से कारक में इस्तेमाल किया जाता है? उस कारक का नाम आपको बताना है। नीचे विकल्प दिए हैं, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण और संप्रदान कारक है। से और के द्वारा, ठीक। और प्रश्न संख्या 4, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये करण कारक है, ठीक है, ये करण कारक है। नदी का बहुवचन क्या होगा बताइए? नदियां होगा, और क्या हो सकता है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब ये भी बिल्कुल सीधा प्रश्न है, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 जो है इसका सही जवाब इसमें सी हो जाएगा। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, मूल रूप से 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखें, बच्चे को गेंद लाओ। बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे के लिए असल में गेंद लाओ, ठीक है। तो यहां पर कौन सा कारक है बताइए? प्रश्न संख्या 7, और इसमें आप कारकों के नाम देख रहे हैं, कर्ता, करण, संप्रदान और अपादान। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी हो जाएगा। संप्रदान कारक का लक्षण यही होता है कि इसमें किसी को कोई चीज़ प्रदान किए जाने का भाव होता है, ठीक है। मतलब किसी के लिए कुछ आप कर रहे हैं, उसे कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें संप्रदान के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ बच्चे के लिए गेंद की बात की जा रही है, ठीक। तो ये संप्रदान कारक से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 को देखें, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, मतलब कारक हैं, असल में पहचानना होगा आपको। कर्ता कारक होता है ये, संबोधन कारक होता है, या अधिकरण कारक होता है। और प्रश्न संख्या 8, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये अधिकरण कारक होता है। क्रिया के आधार का बोध होता है और इसी को कहा जाता है अधिकरण, ठीक। तो हम 8वें का सी वाला विकल्प चुनते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, देखा गया होगा, ठीक। देखी गई होगी, देखे गए होंगे, ये सब जो छोटे छोटे वाक्यांश दिए हुए हैं, इनमें कौन से भूतकाल का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, बीती हुई बात है ये तो सही है, लेकिन इसमें कौन सा भूतकाल है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये संदिग्ध भूत है, संभाव्य भूत है, पूर्ण भूत है, या इसमें से कोई नहीं है? पूर्ण भूत तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ निश्चितता दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये संदिग्ध है, मतलब देखा गया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं।
संभाव्य नहीं है, ये संदिग्ध है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अर्थ के लिहाज से या अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? जो विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बता रहा होता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब आप बताइए कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयवों के भेद में संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय की पहचान किस शब्द से की जाती है? संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ शब्द को आप ध्यान से देखें। अपेक्षा, बनिबस्त, पर्यंत, बदले। और 11वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यंत। पर्यंत से पहचान की जाती है। ये जो शब्द है इसे आप पकड़ लीजिए। इसके बाद देखते हैं 12वें प्रश्न को। गंवार का तत्सम शब्द क्या होता है? गंवार जो है वो एक तद्भव शब्द है जिसका मतलब होता है जिसके पास कोई तौर तरीका या कोई शऊर ना हो, उसको हम कहते हैं गंवार। यहाँ गांव से जोड़ने का कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य है असभ्य से। तो अब बताइए इसको गंवार कहा जाता है, ग्रामकारी कहा जाता है, ग्रामकार कहा जाता है, या इसमें से कोई नहीं कहा जाता है? और 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ग्रामकार। ग्रामकार मूल शब्द है और उसी से जुड़ा हुआ है गंवार। गंवार का जो शाब्दिक अर्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो असल में एक बेढंगे मनुष्य से तात्पर्य होता है। वहाँ पर किसी ग्रामीण को टारगेट नहीं बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्राम से जोड़ के देखा जाता है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ग्रामकार ही इसका सही जवाब होगा। स्तंभ का तद्भव आपको बताना है। स्तंभ जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपको बताना है। तो स्तंभो होगा, स्तंभ होगा, खंभा होगा, खंभ होगा, इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, खंभा। कहते हैं ना हमारे बरामदे में 5 खंभे हैं, तो 5 खंभे हैं यानी 5 स्तंभ हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 3 प्रकार के जीवों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? 3 प्रकार के जीवों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? अब बताइए, इसमें 3 तो शामिल होंगे, 1 नहीं होगा। और 14वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म इससे बाहर है, बाकी सब इसमें आते हैं। मुक्त, मुमुक्ष और विषयी। मुक्त जीव होता है, मुमुक्ष जीव होता है। मुक्त मतलब उसे अब मुक्ति की कोई कामना नहीं, वो पहले से ही मुक्त है। मुमुक्ष का मतलब है कि वो मोक्ष का कामी है, मोक्ष की कामना रखता है। और विषयी का मतलब है कि अभी उसे मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं है, वो संसार भर की वासना और सुख को जुटाने में लगा हुआ है। तो इसमें ये 3 प्रकार के जीव होते हैं, ब्रह्म उससे भिन्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। ब्रह्म का मतलब साक्षात परमात्मा से तात्पर्य होता है। कौन सा शब्द अनार का पर्यायवाची नहीं है? अनार फल होता है ना, एक अनार 100 बीमार, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अब बताइए, दाडिम लिखा है, शुकप्रिय लिखा है, चक्षुविहीन लिखा है और रामबीज लिखा है। तो बाकी सब होंगे, लेकिन चक्षुविहीन कहने का कोई मतलब ही नहीं है। चक्षुविहीन का मतलब तो नेत्रहीन यानी अंधा होगा। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ये तोते को बहुत पसंद होता है, हालांकि तोते को अन्य चीज़ें भी पसंद है, लेकिन इसको शुकप्रिय कहा जाता है। दाडिम इसे संस्कृत में कहा जाता है और रामबीज भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। कुछ यहाँ पे इसमें कहा गया कि अनुवाद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? अनुसंधान होगा, तर्जुमा होगा, एकानुवाद होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो अनुसंधान होने से रहा, अब बाकी 2 जो है उन पर विचार करिए। तो तर्जुमा कहा जाता है, भाषांतरण भी कहा जाता है, तर्जुमा भी कहा जाता है। तो यहाँ जो विकल्प उपलब्ध है उसके आधार पे तर्जुमा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि है 17वां, और इसमें कहा गया कि कौन सा शब्द गगन का पर्यायवाची है? गगन मतलब आकाश। अब इसमें आप देखें और बताएं। तो नयन होता है, चक्षु होता है, चिरंजीव होता है, या फिर शून्य होता है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? और 17वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष या आकाश को शून्य कहा जाता है, बेसिकली अंतरिक्ष को कहा जाता है। ठीक, लेकिन पर्यायवाची में थोड़ा छोटा मोटा अंतर चलता है। तो शून्य और गगन जो है वो लगभग अर्थ में एक जैसे हैं। बाकी अगर आप देखें तो नयन और चक्षु जो है ये नेत्र के पर्यायवाची हैं, और जो चिरकाल तक जीवित रहे वो चिरंजीवी। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है? बताइए। विलोम शब्दों के आधार पर युग्म बना हुआ है। तो तरुण का विलोम होता है वृद्ध, दास का होता है स्वामी, दोष का होता है कमी, और दोषी का होता है निर्दोष। ऐसा दिया हुआ है, गलती कहीं पर है, आपको ढूंढ कर बतानी है। और प्रश्न संख्या 18 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों समानार्थी हैं, विलोम कहाँ से हो जाएंगे? दोष का विलोम क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। गलत कथन का चुनाव करिएगा। यहाँ फिर से विलोम शब्दों का युग्म दिया हुआ है। तो सपूत का कपूत, उपार्जित का अनुत्तेजित, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उचित का अनुचित।
करेक्ट आंसर, गलती की तलाश करनी है, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपार्जित का अनुत्तेजित। ये गलत दिया है, उपार्जित का अनुपार्जित होता है, ठीक है। और यहाँ दिया है अनुत्तेजित, जो कि उत्तेजित का विलोम होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। भूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाला दुख भौतिक, भूत से बना हुआ है भौतिक, ठीक है। तो जो शरीरधारी प्राणी है अर्थात जीव हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो दुख होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आधिकारिक होता है, आधि दैविक होता है, आधि भौतिक होता है, या फिर आपका डी वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपने मेरी अभी तक की बात को ध्यान से सुना है तो आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, आधि भौतिक। भौतिक यानी जो भूत हैं उनके माध्यम से, यानी जो शरीरधारी जीव हैं उनके माध्यम से होने वाली आधि अर्थात दुख। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ देखिए, अपने को धोखा देने वाला, ये आजकल फैशन बन गया है धोखा को धोखा लिखने का तो अब आप मत लिखिएगा, यहाँ पर होगा भाई ख, खरहा वाला ख, ठीक है। तो अभी अपने को धोखा देने वाला, स्वयं को धोखा देने वाला, बताइए कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये तो वाक्यांश। आत्मवंचना होता है, आत्मवंचक होता है, धोखेबाज होता है, या अनुश्राविक होता है? देखिए, आत्मवंचना का मतलब होता है धोखा देने की प्रक्रिया, खुद को धोखा देने की प्रक्रिया, ठीक है। और धोखेबाज वो होता है जो दूसरों को धोखा दे। इसमें से हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, आत्मवंचक। वंचक का मतलब होता है धोखा देना, और आत्म मतलब खुद को, तो खुद को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। और ये सबसे घटिया इंसान होता है जो खुद को धोखा देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। और मजे की बात यह है कि संसार में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आत्मवंचक ही होते हैं। अब देखें कि किसी के साथ संबंध न रखने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो ये असामाजिक होता है, समाज से परे होता है, निसंग होता है, नवोदित होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? निसंग होगा, जिसको किसी का संग साथ न हो, जो किसी के साथ न हो, उसे हम क्या कहेंगे? निसंग कहेंगे। तो किसी से संबंध न रखे यानी निसंग। नवोदित का मतलब होता है अभी अभी जिसका उदय हुआ है। और असामाजिक जो कि समाज से न जुड़ा हो। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अग्र का अनेकार्थी शब्द, अग्र जो है वो बहुत सारे अर्थों में या बहुत सारे शब्दों के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 23वां देखिए और बताइए। और 23वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला, बार। अग्र और बार का कोई ताल्लुक नहीं है। अग्र का मतलब आगे होता है, अग्र का मतलब अगुआ होता है, और अग्र का मतलब मुख्य भी होता है, लेकिन अग्र का मतलब बार नहीं होता, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। सरदार का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सरदार का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो आपको चुनकर बाहर करना है, बताइए। तो अगुआ, छोटा शासक, रईस, या इसमें से कोई नहीं? सरदार हम किसको नहीं कह सकते? और सही जवाब इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे संबोधन या शब्द दिए हैं सबके लिए हम सरदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भाई कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, तो उसको हम सरदार कह सकते हैं, मतलब सम्मान दे सकते हैं। छोटा शासक है तो भी सरदार कहेंगे, और अगुआ है तो भी सरदार कहते हैं कि इस पूरे गिरोह का सरदार ये, ठीक। तो डी वाले को चुनते हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। उसने तलवार खींचा इसलिए कि अपने को बचा सके। वाक्य पूरा है, उसने तलवार खींचा इसलिए कि वह अपने को बचा सके। अब इसमें आप बताइए कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है वो आपको पहचानना है। यहाँ लिखा हुआ है अभिप्रायवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, हेतुवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, दशावाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, या इसमें से कोई नहीं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो रटने की मेहनत कम हो जाएगी। और 25वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसलिए होगा, पहले तो इसको लगा लेते हैं। अभिप्रायवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, मतलब यहाँ अभिप्राय बताया गया है। तलवार खींचने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि वो अपने आप की रक्षा कर सके, आत्मरक्षा के लिए वो तलवार खींचा। तो यहाँ अभिप्राय स्पष्ट किया गया है, और इसलिए ये अभिप्रायवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद 26वें को देखिए। अंक में भरना, ये एक मुहावरा है, ठीक। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए, इसमें से कौन सा होगा? 26 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्यार से गोद में लेना, पुत्र को अंक में भर लिया, यानी प्यार से गोद में ले लिया। ये इसमें से बी वाला सही हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो खुद ही मुहावरा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, आंखें बदल जाना, ये भी एक मुहावरा है। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? तो जानकारी ना होना, क्रोध करना, अपनापन न रहना, कतराना, इसमें से कौन सा होना चाहिए?
और सही जवाब इसका हो जाएगा अपनत्व खत्म हो जाना, यानी अपनापन न रहना। जब आदमी गरीब हो जाता है, उसके बुरे दिन आते हैं, तो अपने लोगों की, रिश्तेदारों की भी आंखें बदल जाती हैं, उनका भी अपनत्व खत्म हो जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तिरस्कार लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सरोजनी लिखा है, अनुचित लिखा है और जाओ लिखा है। बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध केवल इसका डी वाला है, बाकी सब गलत है। बाकी जितने भी हैं सबके सब गलत है। आओ ठीक लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है। तिरस्कार होता है, यहाँ कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं, पूरा खड़ा र रहेगा। सरोजिनी होता है, ज पे छोटी की मात्रा आप लगाएंगे तब काम बनेगा। और अनुचित नहीं होता है, अनुचित होता है, छोटे ओ की मात्रा। तो डी वाला सही है। अब इसके बाद 29वें को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। कौन सी गलत वर्तनी इसमें से है? आगामी लिखा है, बारात लिखा है, हस्ताक्षेप लिखा है और भिक्षु लिखा है। तो हस्तक्षेप होता है, न कि हस्ताक्षेप, ठीक है, और इसीलिए सी को चुनकर बाहर कर देते। प्रश्न संख्या 30 को देखें। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। गोर्की के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है। गोर्की जो है एक रशियन लेखक थे, मैक्सिम गोर्की इनका नाम था, मैक्सिम गोर्की, और इनके बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास और बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये बहुत अपना जो शुरुआती जीवन है उसको गरीबी में बिताए थे और अंत में एक विख्यात लेखक बनते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे कि माँ नाम का एक उपन्यास है जो कि बहुत अच्छा है, रशियन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जारशाही को मिटाने की जो काबिलियत क्रांतिकारियों में होती है उससे जुड़ा है। तो अब इसमें दिया हुआ है गोर्की के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ। इसके बाद आप देखें, मैंने गुरु का दर्शन किया, वह अपने आप चला गया, दरिद्री और धनवान की मित्रता निभती नहीं है। अब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, वह अपने आप चला गया। ये जो है ना, ये एकमात्र इसमें ऐसा है जो कि ठीक लिखा है, बाकी जितने हैं वो सभी गड़बड़। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं गोर्की के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद नहीं हुआ, लिपि में अनुवाद थोड़ी ही होता है, भाषा का भाषांतरण होता है और उसी को हम कहते हैं अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद हुआ, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, तो ये ए वाला गलत है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, ना कि का दर्शन किया, यहाँ के होना चाहिए। और दरिद्र और धनवान की मित्रता निभती नहीं, यहाँ दरिद्री नहीं बल्कि दरिद्र होना चाहिए। तो सारे गलत है, सिर्फ सी वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। दरअसल वह उससे घृणा करता है, जो गलती है वो आपको तलाशनी है। सभा के हर सदस्यों की यही राय थी, देश की वर्तमान अवस्था ठीक नहीं है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है, कौन सा वाक्य जो है वो गलत है? गलत इसमें से आपका बी वाला है, सभा के हर सदस्यों की यही राय थी। सभा में सदस्य ही होते हैं, सदस्यों से ही सभा बनती है। अगर पूरी मतलब सभा का प्रत्येक सदस्य जो है वो एक ही राय रखता है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सभा की यही राय थी, काम बन जाएगा, उसमें सदस्य आ ही जाएंगे, तो अतिरिक्त लिखने की क्या आवश्यकता है? तो यही एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद आप देखें 32वें को। समुद्र धन ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब होता है लहर और समुद्र मतलब आप जानते हैं समुद्र की लहर। अब आप बताएं इसमें कौन सी संधि है? समुद्रोर्मी होता है, इसका आप जब इसे जोड़ेंगे ना, इसकी संधि करेंगे तो समुद्रोर्मी आएगा, उसे अलग अलग करके आपको दिखा दिया गया है। बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ अ और बड़े ऊ का मेल हो रहा है आपस में। और 32वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? ये गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है, इसका जो ए वाला विकल्प है उसको हम चुनते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें अगले प्रश्न को देखें जो कि है 33वां। सखी धन उचित बनेगा क्या? सख्योचित। ठीक है, जो शब्द बनेगा वो सख्योचित है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि है, बताइए। जैसे पीछे हमने समुद्रोर भी देखा था, वैसे ही सख्योचित, यहाँ ओ बन जा रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है। तो 33वां जो है इसका भी सही जवाब हो जाएगा सी वाला। अब यहाँ पे गुण नहीं होगा, हर बार गुण नहीं हो सकता है, संधि के नियम एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। ठीक है, अगर संधि समास ये सब बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो ये ग्राम विकास अधिकारी की ही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का एक पूरा पापा वीडियो बनाया गया है, उसके पार्ट वाइज वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उनको एक बार देख लीजिए, जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ा के देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, उसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया। तो अब इसमें आप देखें 33वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये यण संधि है। अब इसके बाद 34वें को देखते हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि होगी बताइए? गायक में होगी, धावक में होगी, सदगति में होगी, या इसमें से किसी में नहीं होगी? तो इसमें जो सदगति लिखा हुआ है ना, ये असल में व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धन गति, सदगति, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें हम सी को चुनते हैं।
इसके बाद प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। अब यहाँ समास पूछा जा रहा है, कौन सा द्वंद्व समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऐसा समास द्वंद्व समास होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दोपहर, दो पहरों का समूह, ठीक है, दोपहर, पहला जो इसमें शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक है, तो ये आपका द्विगु समास होगा, न कि द्वंद्व। और चतुर्भुज, आप बताइए कौन सा समास होगा, चार भुजाओं से युक्त, चार भुजाओं वाले, भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है। माता और पिता, ठीक है, माता भी महान पिता भी महान, तो इसमें कोई भी किसी से कम नहीं है और इसीलिए ये द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो 9 रस है उनके स्थायी भाव अवश्य ही देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत आपको पहचानना भी आना चाहिए। मान लीजिए कोई काव्य पंक्ति दे दी या कोई वाक्य दे दिया, कहा कि बताइए इसमें कौन सा रस है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ सीधा प्रश्न है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बताएं। हास्य होता है, रति होता है, उत्साह होता है कि स्नेह होता है? वात्सल्य यानी ममत्व का भाव, ठीक है, प्रेम आप किसी से कर रहे हैं, पुत्रवत प्रेम कर रहे हैं, संतान के समान प्रेम कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है वत्सल भाव यानी वात्सल्य। और इसमें स्नेह ही मूल भावना होती है, ठीक है, स्नेह होती है, स्नेह जो है ये मूल भाव होता है, आसक्ति नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो स्नेह इसमें स्थायी भाव हो जाएगा। हास्य जो है ये खुद एक रस है और इसका स्थायी भाव हास होता है। रति जो है ये श्रृंगार का स्थायी भाव होता है और उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया ऐन वक्त, ठीक है, ऐन वक्त जो है इसमें उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, एक मूल शब्द है और एक उपसर्ग है, दोनों को जोड़ के इस शब्द को बनाया गया है। आप बताएं इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, पहचानना आसान है, कौन सा उपसर्ग होगा? ऐन। ऐन जो है ये इसमें, ऐन का मतलब होता है ठीक या उसी, ऐन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ठीक या उसी, और वक्त मतलब होता है समय, तो ठीक उसी वक्त या ठीक उसी समय, ऐसे। तो वक्त जो है ये मूल शब्द हो गया, ऐन आपका उपसर्ग हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है तिहायत, इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइए। पीछे उपसर्ग आपसे पूछा गया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्यय। और 38 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, आयत। तिहायत में आयत जो है वो प्रत्यय, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है और उपसर्ग हमेशा आगे। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। कौन सा पत्र लेखन के आवश्यक तत्वों में शामिल किया जाता है? पत्र लेखन और पत्राचार जो है ये भी आपके सिलेबस में है, इससे कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं इसका ठीक ठीक अनुमान आपको होना चाहिए। तो सहजता पत्र में होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, और मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप बताइए। तो किसी को भी आप पत्र लिखते हैं तो सरल भाषा होनी चाहिए, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा, और शिष्टाचार होना चाहिए, आप बदतमीजी के साथ पत्र नहीं लिख सकते, ठीक है, और व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाला पढ़ना नहीं चाहेगा, तो ये सभी होना चाहिए, सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और हाँ स्वच्छता भी होनी चाहिए, ये नहीं कि पत्र लिख रहे हैं तो काट पीट कर बराबर कर दी। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। यहाँ आप बताइए अंग्रेजी अनुवाद के लिए सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं? और सही जवाब इसका हो जाएगा 5, ठीक, 5 होते हैं। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। संध्या ने पत्र लिखा है, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा ये भी देखिए सिलेबस में। तो संध्या ने पत्र लिखा है ये वाक्य है आपका, इसका सटीक अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना होगा। हैज संध्या रिटन अ लेटर, संध्या रोट अ लेटर, संध्या हैज रिटन अ लेटर, हैज संध्या रोट अ लेटर। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो सहायक क्रिया है वो पहले आ गई है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ये सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो 2 विकल्प आपके एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत आराम से, हैज़ वाले और ये दोनों, मतलब ए और डी। बी और सी में से कोई एक हो सकता है, या तो हैज़ का प्रयोग होगा और नहीं तो फिर इसमें क्रिया के रूपों को बदला जाएगा। तो बी और सी में से कौन सा होना चाहिए? 41 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। संध्या हैज़ रिटन अ लेटर, संध्या हैज़ रिटन अ लेटर, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि डज शालिनी राइट अ स्टोरी, क्या शालिनी ने एक कहानी लिखी? अब इसमें आप ये बताइए कि इसका सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा। डज शालिनी राइट अ लेटर, माफ कीजिएगा, राइट अ स्टोरी। तो प्रश्न संख्या 42 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। क्या शालिनी कहानी लिखती है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें क्या शालिनी कहानी लिखती है, बी वाले वाक्य को हम इसमें से चुनते हैं। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। परित्याग का शुद्ध अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा बताइए। परित्याग, अबेट होगा, अबेटमेंट होगा, अबेंडनमेंट होगा या फिर एबडक्शन होगा, इसमें से कौन सा होना चाहिए? और 43 जो है इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। अबेंडन आप ऐसे पढ़ते हैं
और उसमें MENT लास्ट में जुड़ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा, परित्याग, परित्याग करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 44वां, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। मतलब आप सिर्फ अनुवाद नहीं कर रहे हैं, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? शब्दानुवाद कहते हैं, भावानुवाद कहते हैं, व्याख्यानुवाद कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 44 जो है इसका करेक्ट आंसर व्याख्यानुवाद हो जाएगा। व्याख्या के साथ अनुवाद कर रहे हैं तो सीधी बात है व्याख्यानुवाद ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो ये तो एकदम प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं पहचानना आना चाहिए। तो मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अब बताइए। तो 45 जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा, और डी इसलिए होगा क्योंकि विकल्पों को पहचानना आसान था, यहाँ विकल्प सरल थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 अलग अलग वाक्यों को यहाँ मिश्रित किया गया है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ठीक है। तो ये मिश्र है, मतलब मिश्रित वाक्य, इसमें 2 वाक्यों का मिश्रण करके एक नए वाक्य का निर्माण किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 46 की ओर चलते हैं, लेकिन 46 से पहले ये गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गद्यांश बहुत अच्छा है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं विकट स्थानों पर बने हुए कीलों की तरह से हैं। अब यहाँ कीलो नहीं होगा बल्कि किलो होगा, ठीक है। गड़बड़ ये हुई है ना कि यहाँ पर ये बिंदु नहीं लगाया गया है। तो किलो की तरह से हैं, जिनको किसी के अवलंबन पर नहीं बल्कि स्वयं के बलबूते पर, कठोर संघर्ष के बूते पर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो किसी अन्य की मदद ली जा सकती है, लेकिन महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे खुद ही खपना पड़ता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, ऊंचा लक्ष्य है, तो उसमें आपको खुद ही पूरी तरह से समर्पित होना होगा। महान लक्ष्य व्यक्ति का ऊंचा सपना है, और वह अपनी संपूर्ण, यहाँ देखें आप, वह उसकी संपूर्ण चेतना की डूब और संपूर्ण सामर्थ्य के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार दुर्गम स्थानों पर बने हुए दुर्ग, जितने भी किले होते हैं, दुर्ग का मतलब किला, तो जो दुर्गम स्थानों पर बने हुए दुर्ग हैं वहां तक हाथी, घोड़े, रथ, पालकी इत्यादि नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे ही अपने जीवन की बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वयं ही रास्ते के संघर्ष को झेलकर वहां तक पहुंचना होता है। दूसरा कोई वहां पर आपको सहारा नहीं दे सकता। उच्च पद प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को अभिभावकों और मित्रों के सहारे नहीं पास किया जा सकता। इसमें आपकी जो प्रतिभा, श्रम और साहस है, उसी के बूते आप इसे उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथ में ये कहा गया है कि जो लोग महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अन्य पर अवलंबित होते हैं वे असफल होते हैं। जो इस प्रयाण में स्वयं झंडा उठाकर चलते हैं उन्हें अंत में सफलता, यहाँ आप देख रहे हैं, अंत में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता के शिखर पर वो अवश्य ही पहुँचते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी का, जो केवल अपने सोच, ज्ञान और कौशल के बल के सहारे ही विपरीत परिस्थितियों में केवल अपने बूते पर भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग तलाश रहे थे, और इसमें वो सफल होते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें आपको शीर्षक बताना होगा। शीर्षक आप तभी बता सकते हैं जब आपने गद्यांश को ठीक से पढ़ा है। बताइए इसका क्या शीर्षक होना चाहिए। यहाँ कुछ विकल्प हैं। महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा के दुर्ग तक पैरों से चलकर पहुंचना होता है। महत्वाकांक्षा, साहस और बल, महत्वाकांक्षा और सफलता के शिखर। सही उपयुक्त शीर्षक इसका क्या होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। यहाँ ये बात नहीं की गई है कि महत्वाकांक्षाएं क्या है। ये भी नहीं कहा गया है कि साहस और बल, महत्वाकांक्षा ये सब आपस में मिले। महत्वाकांक्षा और सफलता के शिखर की बात तो हो रही है, लेकिन बात स्पष्ट इस शीर्षक से नहीं हो रही है। ये वाला जो आपका शीर्षक है यानी टाइटल है, इससे आप अपनी बात को एकदम क्लियर कट बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 47 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि उपर्युक्त गद्यांश में अवलंबन शब्द का प्रयोग हुआ है। अवलंबन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विलंब करना, सहारा लेना, निलंबन, या इसमें से कोई नहीं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो भी अर्थ निकल आएगा, और वैसे भी आप इतना हिंदी में जानते रहिए। अवलंबन मतलब होता है सहारा। कहा गया था ना कि सफलता का जो दुर्ग है उसे दूसरों के सहारे के बूते फतह नहीं किया जा सकता है। मतलब माता पिता और जो मित्र होते हैं उनके सहारे या उनके अवलंबन के आधार पर आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद 48 को देखते हैं। उच्च पद प्राप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी का पद चाहिए तो उसके लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी बताइए? संघर्ष की होगी, अभिभावक और मित्रगण आपका सहयोग करेंगे, या आपकी प्रतिभा, श्रम और साहस उसमें काम आएगा? क्या काम आएगा बताइए? ये परीक्षा आप उत्तीर्ण करना चाहते हैं और इसके लिए आपको किसकी सहयोग की आवश्यकता होगी? तो 48 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पूरी दुनिया आपका साथ देकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती।
आपको अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद उतना ही पर्याप्त नहीं है, प्रतिभा ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, आपको साहस रखना होगा क्योंकि असफलता भी मिल सकती है। तो बार बार प्रयास करने का मादा होना चाहिए और मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए। साहस आपके अंदर पैदा होगा तो मेहनत अपने आप करने लगेंगे। ठीक, तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। महान लक्ष्य व्यक्ति का ऊंचा सपना होता है और इसे किस चीज के बल पे प्राप्त किया जा सकता है, बताएं। अब इसमें जो विकल्प दिया है ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण चेतना में डूबकर, या फिर झंडा उठाकर चलने से काम हो जाता है, या संपूर्ण सामर्थ्य के बल पे प्राप्त किया जा सकता है। तो सही जवाब इसका इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है और विकल्प भी हमारे पास है तो हम चुन लेते हैं। ए और सी दोनों होना चाहिए। संपूर्ण चेतना की डूब के द्वारा मतलब अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य में डुबा दीजिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका हाथ कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो आपके लक्ष्य को समर्पित होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि संपूर्ण सामर्थ्य का इसमें आपको प्रयोग करना होगा। और अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे जो कि है 50वां। इसमें कहा गया कि गद्यांश में उल्लिखित जो महान विभूतियाँ हैं, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, उन्होंने किसके दम पे सफलता प्राप्त की थी। तो निश्चित बात है कि किसके दम पे प्राप्त की थी, आप बताइए। अपनी सोच, ज्ञान और कौशल के बूते। ठीक है, उनकी जो सोच थी वो उच्च थी, महत्वाकांक्षी थी और उसके लिए वो पूरे कौशल और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम कर रहे थे। तो सोच, ज्ञान और कौशल यानी सी वाला विकल्प इसका सही होगा। ठीक, और 50वें को हमने हल कर लिया है। यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।